Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is light. In the previous class we had discussed about the laws of reflections. What is the laws of reflection? Incident ray, reflected ray and the normal lies in the सेम प्लेन. मतलब वो 3D नहीं होने चाहिए, 2D होनी चाहिए. अगर हम उसको एक प्लेन में रखें, एक पेपर पे प्लेस करें, देन वो उसी प्लेन में आने चाहिए. नेक्स्ट रूल था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल आई है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. मतलब कि जितने एंगल से इंसिडेंट लाइट आ रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही है, अगर वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल हो रही है तो. ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ी थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में. और हमने ये भी पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट फॉल होती है देन वो उसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड सम अदर पार्ट वो रिफ्लेक्ट करता है. और जो पार्ट वो रिफ्लेक्ट करता है, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, वही कलर हमें दिखता है. तो यही रीज़न है कि एप्पल का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है बट सिर्फ और सिर्फ रेड कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, उसे वो रिफ्लेक्ट करता है. इसी कारण से हमें जो एप्पल का कलर है वो रेड कलर दिखता है. ठीक है, और जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले तो हमें कलर कैसा दिखेगा, हमें कलर दिखेगा ब्लैक. और अगर वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे देन हमें कौन सा कलर दिखेगा, देन वी हैव सीन द वाइट कलर, हमें वाइट कलर दिखेगा. अगर कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, देन हमें वो कलर दिखेगा जो वो रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, एंड जो शेडो क्यों फॉर्म होती है, बिकॉज ये प्रूफ करने के लिए कि जो लाइट है वो लाइन ऑफ प्रोपगेशन को शो करती है, यानी कि वो कंटिन्यूअस पाथ में मूव करती है. और जो वेव नेचर है लाइट का वो तो ये बताता है कि लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म है, लेकिन जो पार्टिकल नेचर है वो ये बताता है लाइट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली. उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर को शो करती है, दैट इज़ द लाइट इज़ ऑल्सो शो द वेव नेचर एंड ऑल्सो शो दी पार्टिकल नेचर. तो इसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूअल बिहेवियर. बट हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में वेव नेचर के बारे में स्टडी करना है. तो वेव नेचर को लेकर हमने ये बोला कि जो लाइट है वो कंटिन्यूअस पाथ को भी फॉलो करती है. और इसको प्रूफ करने के लिए हमने लाइन ऑफ साइट का, लाइन ऑफ प्रोपगेशन का एग्जाम्पल लिया. फॉर एग्जाम्पल हमने ट्री का लिया था कि जब लाइट ट्री पर फॉल होती है, अब क्योंकि ट्री कैसा है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट क्या हो जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण पीछे की तरफ उसकी शेडो बन जाएगी, यानी कि कुछ लाइट का पार्ट जो था वो ऑब्स्टेकल हो गया. किसके कारण, उस ट्री के कारण. तो जिसके कारण से पीछे जो है वो क्या बन गई, शेडो बन गई. अगर लाइट इस कंटिन्यूअस पाथ में मूव करती तो ये ट्री था वो रिफ्लेक्ट नहीं होने की बजाय इसके ऊपर से लाइट निकल जाती और हमें शेडो नहीं मिलती. लेकिन जो लाइट थी वो यहाँ से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, जिसके कारण हमें पीछे शेडो मिल गई. तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो लाइट है वो कंटिन्यूअस पाथ को फॉलो करती है. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, जिसमें मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया था. ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से जा रही थी. देन मैंने आपसे पूछा था इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा. देन आपने आंसर दिया था 90 डिग्री. बट ये 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. तो इसका मतलब है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों किस पर है, दोनों नॉर्मल पर है. दोनों किस पर है, नॉर्मल पर है. और नॉर्मल तो इससे, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो दोनों कैसी है, पैरेलल है. और जब पैरेलल होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा. तो ये उसका आंसर था. ठीक है, ओके. तो चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं.
आगे जो हमें देखना है वो देखना है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो होता है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे होता है, लेकिन जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस पे होता है। यहाँ पर मैंने ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस क्यों बोला है, बिल्कुल वो स्मूथ होना चाहिए, मतलब कि उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब हमारे लिए तो हर चीज़ ही कैसी है, स्मूथ है। अगर आप इस मार्कर को देखो, इस मार्कर को टच करो तो आपको कैसा लगेगा, स्मूथ लगेगा। ये ब्लैक बोर्ड भी आपके लिए वाइट बोर्ड भी आपके लिए कैसा है, वाइट बोर्ड भी आपके लिए स्मूथ होगा। इसको टच करोगे बिल्कुल आपको स्मूथ सा दिखेगा। आपके लिए तो वॉल भी स्मूथ होगी, लेकिन लाइट के लिए हर चीज़ स्मूथ नहीं होती। लाइट के लिए ये हो सकता है वाइट बोर्ड भी स्मूथ ना हो, इस पर भी कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल उस पर लगे हुए हों। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्लीन है, ये बिल्कुल माइन्यूट से पार्टिकल इस पर लगे होंगे जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रहे, बट अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिक या किसी इक्विपमेंट से देखेंगे तो हमें एक्चुअल में वो दिखाई देंगे, और लाइट उनसे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसमें सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब यहाँ पर ये है कि उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर उसमें एक दो भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है देन वो स्मूथ नहीं है। अब आप वॉल को टच करो वैसे तो आपको स्मूथ दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर बिल्कुल स्मॉल से ये दाने दाने से दिखते हैं, आपको दिखते नहीं है, होते हैं उसके अंदर। तो एक्चुअल में वो भी स्मूथ नहीं है, और वॉल पर डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट रहते हैं। तो उन डस्ट पार्टिकल की वजह से जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी देन ये हर पार्ट में क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रफ सरफेस बोलते हैं। स्मूथ सरफेस वो होता है जो बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल ही प्लेन हो, कुछ भी नहीं हो उसके ऊपर, उसको हम कहेंगे स्मूथ सरफेस। और जब उस पर लाइट फॉल होगी देन उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब वहाँ लाइट को स्कैटर करने के लिए कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं बैठा। अगर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहता तो वो उसको हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देता। अब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो वो एक सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से आएगी और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों फॉलो हुआ, क्योंकि ये कैसा सरफेस था, स्मूथ सरफेस था। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसा था, इरेगुलर सरफेस था, स्मूथ सरफेस नहीं था। यहाँ पर कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं थे इसलिए स्मूथ सरफेस कहा, और इसीलिए कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे जिन्होंने लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक बात हो, अब मैंने यहाँ पर बोला है कि स्मूथ सरफेस, तो क्या मिरर भी स्मूथ होगा? यस, मिरर स्मूथ होगा। मिरर को हम स्मूथ क्यों कहते हैं? देखो आपको पता है मिरर कैसा होता है, हाईली, जो मिरर होता है वो हाईली मेल्टेड लिक्विड होता है, यानी कि एक तरह से वो वाटर ही होता है। वाटर के अंदर थोड़े से ग्लास के कुछ पाउडर मिक्स कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिरर में। अब आप एक बात सपोज करो कि कोई पॉन्ड है, वो बिल्कुल स्टेडी है, बिल्कुल शांत है, वो उसमें से जरा भी पानी ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल शांत है, तो वो कैसा है, वो स्मूथ है। तो उसके अंदर से अगर लाइट जाएगी तो वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो इस तरह से चल रहा होता, फ्लोइंग वाटर होता, देन क्या होता, इस तरह से लहरें चल रही होती, देन वो स्मूथ नहीं होता, वो स्मूथ नहीं होता। अब उसमें जो लाइट गिरती वो स्कैटर हो जाती। अब अगर वो वाटर है, वो फ्लोइंग है, मतलब वो बह रहा है, ऐसे चल रहा है, देन वो स्मूथ नहीं है, वो कैसा है, वो इरेगुलर हो गया। तो उसमें लाइट कैसी हो जाएगी, अब स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम मिरर बनाते हैं तो पहले हम वाटर लेंगे, वाटर को स्टेडी होने देंगे, मतलब शांत होने देंगे। जब वो शांत हो जाएगा तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। बिल्कुल प्लेन होने के बाद जब हम उसके अंदर पाउडर ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर से उसको शांत होने देंगे तो वो पूरा शांत होके बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिरर कैसा हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। इसलिए हम मिरर को बोलते हैं कि इट इज़ अ प्लेन सरफेस। ओके, अब मिरर की एक साइड हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ताकि वो लाइट उसके अंदर से पास ना हो जाए।
पॉलिश क्यों की? क्योंकि लाइट उसके अंदर से पास ना हो जाए, इसलिए हमने पीछे से पॉलिश कर दी। अब जब पॉलिश कर दी तो लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट कैसी होएगी? बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके होगी। यानी कि हर किसी में देख लो, यहाँ जो मैंने डायग्राम बना रखा है, हर किसी में नॉर्मल ड्रॉ करके देखो और फिर देखो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के या नहीं आ रहा। देखो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देन इट इज़ यहाँ से नॉर्मल, ये यहाँ से नॉर्मल, ये। मैं जब भी डॉट डॉट बनाऊंगी इसका मतलब वो क्या है? इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये अब देखो क्या सब में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा, यस इसमें है। नेक्स्ट में देखो ये रहा आई और ये रहा आर, इसमें भी है। ये रहा आई और ये रहा आर, इसमें भी, यानी कि हर किसी में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। और अब ये चेक करो क्या ये तीनों एक ही प्लेन में हैं या नहीं है। सो जब हमने इसके पीछे एक पेपर रखा तो ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए। सो यस इट इज़ इन द प्लेन। सो ये प्लेन में भी है, तो यानी कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब इस थ्योरी को पढ़ो। When the light rays falls on an optically smooth surface, optically smooth surface का मतलब पता चल गया, it reflects back in the beam of parallel line। जब हम पूरी सारी रेज को, बीम को जब हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डालते हैं, देन वो बीम, जो पूरी बीम है वो उसी एंगल से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में होती है, ऐसे नहीं है सभी डायरेक्शन में फैल जाएगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो ये तीनों जो रेज है, तीनों जो रेज है वो किस में जा रही है? एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं है एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं है, सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल इसमें हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसकी थ्योरी पढ़िए। व्हेन द, अब इसमें एक बार नॉर्मल ड्रॉ करके देखिए। जैसे अगर ये वाला ले हम, तो ये वाला ये रहा नॉर्मल, और इसकी इंसिडेंट रे ये वाली है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। तो क्या इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल के पास ही है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इसका आ रहा है 0 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका आ रहा है सपोज कर लो 60 डिग्री। तो क्या ये सेम है? नहीं है, नहीं है ना सेम। जब भी नॉर्मल के पैरेलल हो तो उसका एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है, हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। और अगर इसके इस तरह से हो तो यानी कि वो 60 डिग्री या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट ये देख लो, ये इसका एंगल छोटा आ रहा है, इसका एंगल बड़ा आ रहा है, ये भी नहीं कर रहा। ये देख लो, इसका एंगल भी छोटा आ रहा है, इसका बड़ा आ रहा है, देखो पूरा। इसका देखो, इसका बड़ा आ रहा है, इसका छोटा आ रहा है। इसको देख लो, हर किसी को देख लो, किसी में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑप्टिकली रफ सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स बैक द रेज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अब इसमें रेज है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही, यहाँ तो सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन यहाँ देखो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब इस लाइट की क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है लाइट। सो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या आते हैं? रिफ्लेक्शन बाय द वॉल, डस्ट, स्टोन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम डस्ट की बात कर लें, वॉल की बात कर लें, स्टोन की बात कर लें, इस मार्कर की बात कर लें, तो सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे इर्रेगुलर है। सिर्फ रेगुलर कौन आता है? मिरर आता है। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में शो होता है? मिरर में शो होता है। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर को छोड़ के बाकी सब में किस में कौन सा रिफ्लेक्शन शो होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम कह सकते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या कह सकते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्यों बोला? क्योंकि इसमें लाइट क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है, हर डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर और द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट।
ठीक है, ये किस में आती है, लाइट को स्कैटर कर देती है। तो स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय गैस पार्टिकल्स। मैंने आपको कल समझाया था कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है। देन मैंने आपको क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, दिस इज द एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, सन की रेज आ रही है। सन की रेज कैसी होती है, वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट में क्या होता है, वाइट लाइट में विबग्योर होता है, विबग्योर यानी कि ये कलर होते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये सारे के सारे कलर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सिर्फ किसको नहीं करती, ब्लू को नहीं करती। और जो ब्लू को नहीं करती तो ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है और गैसेस प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लू है, ये जो कलर है, कुछ तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होगा। और जब हम स्काई को देखेंगे तो हमें कैसा कलर दिखेगा, हमें स्काई कलर दिखेगा, हमें ब्लू कलर दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या रीज़न दे रहे हैं कि जैसे ही सन से लाइट आती है, कुछ लाइट तो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट स्कैटर हो जाती है। और स्कैटरिंग की वजह से, वो स्कैटरिंग किसकी वजह से हो रही है, डस्ट पार्टिकल की वजह से। क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर इर्रेगुलर सरफेस है, उसके अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल है। ऐसा नहीं है बिल्कुल प्लेन सरफेस है। लेकिन जब हम अगर एटमॉस्फेयर से ऊपर की बात करें, हम स्पेस की बात करें जहाँ पर स्काई हमें ब्लैक दिखता है, तो वहाँ पर कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो वो रीज़न कैसा हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्शन शो होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए वहाँ पर सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई डस्ट पार्टिकल ही नहीं है। तो इसलिए हमें उसका कलर कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर। जो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले उसका कलर ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है तो ये तो क्या शो करेंगे, स्कैटरिंग शो करेंगे। और कैसी स्कैटरिंग शो करेंगे, रफ सरफेस वाली। ठीक है, ये रफ सरफेस की तरह काम करेंगे और जब स्कैटरिंग करेंगे और ब्लू कलर को ये स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से हमें स्काई कलर दिखेगा। अपीयर ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल से लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी। इफ वी सी इट फ्रॉम द आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर इट लुक्स ब्लैक ड्यू टू द नो स्कैटर। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिरर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले जो मैंने अभी आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन समझाया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो प्लेन मिरर होगा और सारी की सारी रेज जो होंगी, बीम्स जो होंगी, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। लेकिन इसके अंदर स्कैटर होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, आप बोलोगे मिरर। और इसका एग्जाम्पल आप बोलोगे वॉल्स, डस्ट, कुछ भी। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि मिरर के पीछे आपकी इमेज क्यों दिखती है? उसका कारण है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपसे पूछ ले कि मिरर के पीछे आपकी इमेज क्यों फॉर्म्ड हो रही है, वो आपको दिख क्यों रही है, देन आपका आंसर आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके अंदर से लाइट पास हो जाती है, उसी में से हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। अब ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट था पहले, लेकिन जब हमने पीछे पॉलिश कर दी तो क्या ये ट्रांसपेरेंट रहा? नहीं रहा। और लाइट तो इसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब हम वॉल की बात करें, उसके अंदर से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसलिए हमें उसके पीछे खड़ा हुआ कोई भी पर्सन दिख नहीं रहा था। अब जब हमने यहाँ पॉलिश कर दी तो हमें यहाँ से पीछे खड़ा हुआ पर्सन कैसे दिख रहा है? एक्चुअल में एक बात बताओ, क्या आपको सच में पीछे खड़ा हुआ पर्सन दिख रहा है? यहाँ आप खड़े हो और इस पीछे जाके कोई और खड़ा हो जाए, ठीक है, सपोज करो आपकी मदर जाके खड़ी हो गई और यहाँ पर आप खड़े हो, तो क्या आपको मदर दिखेगी या आपकी खुद की फ़ोटो दिखेगी? आपकी खुद की फ़ोटो दिखेगी, मदर तो नहीं दिखी। यानी कि ये बात तो प्रूव हो गई, जब तक वो ट्रांसपेरेंट था तब तक उसके पीछे खड़ी मदर दिख रही थी। लेकिन जैसे ही आपने पॉलिश करी, अब लाइट क्या होने लग गई? रिफ्लेक्ट होने लग गई। अब जैसी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो पीछे खड़ी हुई मदर आपकी दिखनी बंद हो गई। ठीक है, और सिर्फ आपकी इमेज आ रही थी। लेकिन अगर हम वॉल की बात कर रहे हैं तो वॉल भी तो ऐसी ही है, वो भी तो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो भी तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हम उसमें हमारी पिक्चर क्यों नहीं दिख रही? उसमें हमारी पिक्चर क्यों नहीं दिख रही?
तो इसका एग्जाम्पल है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसमें होता ये है कि जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये सेम एंगल और सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होती है, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो आएगी उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो वापस जाएगी। तो इसीलिए जब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस होता है या हम कहते हैं कि प्लेन सरफेस होता है, तो उसमें बीच में पड़ा हुआ ये मिरर नहीं दिखता, उसमें दिखता है तो सिर्फ हमारी इमेज। सपोज करो इधर आपकी आई है और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब यहाँ से लाइट अगर इसके ऊपर गिर रही है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट अगर इसके ऊपर गिर रही है, तो ये जो सरफेस है ये आपको ये नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब इसकी बात कर लो, यहाँ ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, ये मिरर है। अब यहाँ पर आप खड़े हो और अंदर से आप अपने आप को देख रहे हो। अब यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आएगी और वो इसके ऊपर गिरेगी। अब जैसे वो इसके ऊपर गिरेगी, अब क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल से वो आएगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये मिरर बीच में नहीं दिखता, हमें मिरर बीच में नहीं दिखता, हमें क्या दिखती है, हमारी खुद की फ़ोटो। बात समझ में आई? अब देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम बात कर रहे हैं वॉल की। अब वॉल पे आप वॉल के सामने खड़े हो, ठीक है, वॉल पे क्या आई, लाइट गिरी, लाइट फॉल। अब क्योंकि वॉल कैसा है, इरेगुलर सरफेस है, मतलब कि प्लेन सरफेस नहीं है, तो इसमें लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी। इसमें लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी। अब ये स्कैटर होगी तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको सब दिखेंगे और ये वॉल आपको शाइनिंग दिखेगी। अब क्योंकि लाइट इसमें सभी डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, तो इसलिए हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं बट सिर्फ हमारी फ़ोटो ही नहीं दिखती, क्योंकि ये इरेगुलर सरफेस है और इरेगुलर सरफेस लाइट को स्कैटर कर रहा है, बल्कि उसको क्या नहीं कर रहा, वो उसको सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से या सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, स्कैटर कर रहा है, इसलिए हमारी फ़ोटो नहीं दिखती। ये बात आपको याद रखनी है। देखो आपने देखा होगा जब सन की लाइट आती है, जब आपकी सन की लाइट वॉल पर गिरती है तो वॉल आपकी शाइन करती है, चाहे आप उसको किसी भी डायरेक्शन से देख लो, चाहे आप यहाँ खड़े होके देखो, चाहे आप दूर जाके देखो, आपको वो वॉल शाइन ही करेगी, शाइनिंग ही दिखेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वॉल है वो लाइट को स्कैटर कर रही है, तो इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन में देखो तो आपको वो लाइट मतलब शाइन करती हुई दिखेगी। लेकिन अगर हम मिरर की बात करें, क्योंकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, तो जब आप इसके ऊपर सन की लाइट गिरेगी तो अगर आपको इस डायरेक्शन से, सपोज करो यहाँ आपका मिरर है, ये जो वाइट बोर्ड है ये आपका मिरर है और उसके ऊपर सन की लाइट आ रही है। अब ये आपको यहाँ से इधर से आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल शाइनिंग दिख रहा है, बिल्कुल ब्राइट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप इधर की तरफ जाते हो आपको वो शाइनिंग दिखनी बंद हो जाती है। मोबाइल में भी करके देखा होगा, आप इसे ऐसे हिलाते रहते हो, वो मोबाइल में जब ऐसे करते हो तो लाइट शाइन हो जाती है, ऐसे करते हो तो लाइट शाइनिंग होना मतलब मोबाइल शाइन होना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। इसलिए हर डायरेक्शन से हमें देखने को नहीं मिलता, हर डायरेक्शन से हमें देखने को नहीं मिलता, हर डायरेक्शन से हमें देखने को तब मिलता जब ये स्कैटर करता लाइट को। ये तो स्कैटर कर ही नहीं रहा, इसलिए तो हमें हमारी इमेज दिख रही है। अब ये वॉल लाइट को स्कैटर करता है, इसलिए ये हर डायरेक्शन से हमें दिखाई देती है शाइनिंग, ठीक है। तो ये रीज़न था, थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, मतलब समझने के वे से था, वैसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि इमेज मिरर में आपको अपनी इमेज क्यों दिखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमारा आता है मिरर। तो हम मिरर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक। मिरर क्या है? अ ग्लास विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज़ ऑब्टेन बाय पॉलिशिंग वन साइड ऑफ द ग्लास। एक ग्लास है जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर हम उसकी एक साइड को पॉलिश कर देंगे तो वो कैसा सरफेस बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, ठीक है। अब मिरर भी टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड द स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है? अ मिरर विच है द स्ट्रेट और द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी प्लेन सरफेस हो। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसकी कर्व्ड सरफेस हो। अब मिरर विच है द स्फेरिकल और द कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस नोन एज द स्फेरिकल मिरर। क्या होता है एक्चुअल में, हमने ये मिरर लिया,
हमने राउंड शेप में मिरर लिया और हमने होलो मिरर लिया, हमने कैसा, ये होलो, राउंड होलो है, ठीक है, और हमने उसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद ये वाला जो पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, अब ये किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। अगर हम इसकी बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दे तो ये किसका काम करेगा, कॉनकेव मिरर का। और अगर हम इसकी अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दे देन ये किसका काम करेगा, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर का। अगर हम बाहर वाली साइड पॉलिश करें देन इट इज़ वर्क एज कॉनकेव मिरर। अगर हम अंदर वाली साइड को पॉलिश कर रहे हैं देन इट विल वर्क एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको समझने के लिए आप एग्जांपल देखो। स्पून सबने देखी है, सबके घरों में स्पून होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है स्पून, ठीक है। जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, अगर हम इस तरह से बनाएं, ये स्पून होती है, अंदर वाला पार्ट होता है वो इस तरह से होलो सा होता है, बिल्कुल बाउल की शेप में इस तरह से। तो जो अगर हम इस स्पून, और ये बाहर वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। अगर हम इसके इधर वाली साइड में हम पॉलिश कर दें, अंदर वाली साइड में, स्पून के अंदर वाली साइड में पॉलिश कर दे तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इस स्पून की बाहर वाली साइड में पॉलिश कर दे देन ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। बाद में इसके यूजेस देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर एक राउंड या फिर सर्कुलर होलो मिरर को कट करके स्फेरिकल मिरर बनता है, और प्लेन मिरर तो बिल्कुल प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। इमेजेस में देखो, अब इमेजेस भी टू टाइप्स की बनती है। एक होती है रियल इमेजेस, सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्चुअल इमेजेस। जो आप इमेज फॉर्मेशन करोगे ना उसमें वर्ड बार बार आएंगे, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। तो जब भी मैं रियल इमेजेस को शो करूँगी उसको मैं डार्क लाइन से शो करूँगी इस तरह से, और जब भी मैं वर्चुअल इमेज को शो करूँगी, अगर कहीं पे वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैं वहाँ पे इस तरह से डॉट से शो करूँगी। इसका मतलब डॉट का मतलब है वर्चुअल, रियल का मतलब है सॉलिड लाइन का मतलब है रियल, ठीक है। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, कैसे बनती है। जहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट करती है, सपोज करो ये एक इंसिडेंट रे आई और इसने ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये दूसरी इंसिडेंट रे आ गई, और ये दोनों रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। कहाँ पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है। जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है वो पॉइंट अगर रियल है, मतलब ये दोनों रेज आ रही है और अगर ये एक्चुअल में मीट कर रही है देन इट इज़, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अगर सपोज करो कोई इंसिडेंट रे इस तरह से गई और दूसरी इंसिडेंट रे इस तरह से गई, एक इंसिडेंट रे इससे गई, एक इंसिडेंट रे इससे गई, तो बताओ क्या ये आगे जाके मीट करेंगी, क्या ये एक दूसरे को कट करेंगी। देखो ऐसे जा रही है रे, पहले कैसे जा रही थी, पहले ऐसे जा रही थी तो वो एक्चुअल में मीट कर गई, इस पॉइंट पे मीट करेगी, लेकिन अब कैसे जा रही है, ऐसे बिल्कुल आगे आगे जाती जाएगी तो और दूर होती जाएगी, मीट करेगी नहीं कभी भी। तो ये मीट नहीं कर रही, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, तो इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। अब इमेज कहाँ बनेगी, देखो आगे से तो बन नहीं रही, अगर मैं पीछे से डॉट डॉट करके इसको इस तरह से बना दूं तो पीछे से मेरी इमेज बन जाएगी डॉटेड फॉर्म में। तो यानी कि यहाँ जो इमेज बनेगी, यहाँ कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट्स है वो एक्चुअल में मिट नहीं रही, वो जो रेज है वो एक्चुअल में नहीं मीट कर रही, वो हमें सीम्स टू बी है, मतलब हमें दिख रही है कि हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये मीट कर रही है बट ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अब जब दोनों रेज रियल में मीट करती है तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है। यही रीज़न है कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि वहाँ पर जो रेज आ रही है, जो दोनों इंसिडेंट रेज आ रही है वो दोनों एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। कैसे मीट कर रही है, वो सीम्स टू बी मीट है, मतलब हमें लग रहा है ऐसे कि मीट हो रही है, इसलिए हमारी वर्चुअल इमेज बन जाती है। और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, जब भी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा उल्टी होगी, यानी कि इन्वर्टेड होगी इस फॉर्म में, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो एकदम स्ट्रेट होगी इस तरह से। अब अगर मैं डॉटेड लाइन से भी शो ना करूं और अगर मैं ये एरो बिल्कुल स्ट्रेट लगा दूं और सीधा लगा दूं एरो,
तो इसका मतलब ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। अगर मैं एरो उल्टा लगा दूँ तो इसका मतलब रियल इमेज बन गई। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, यानी कि स्ट्रेट बनती है। इसलिए जब आप मिरर में देखते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके लेग्स ऊपर दिखते हैं और आपकी जो फेस है वो नीचे दिखता है, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा होता तो वो तो आपकी रियल इमेज हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं होता, आपको अपनी फेस की जगह फेस दिखता है, लेग्स की जगह लेग्स दिखते हैं, तो यानी कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट इमेज बन रही है। तो यानी कि आपकी कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, सो दिस इज द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूफ करना है कि एक्चुअल में जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर से वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे। तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर आप सपोज करो कि आप किसी मिरर के आगे खड़े हो, तो जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल मिरर के पास खड़े हो और आपको मिरर में बिल्कुल दूर दिखेगी इमेज, नहीं ना, बिल्कुल पास में दिखती है। तो यानी कि फर्स्ट तो हो गई कि साइज, फर्स्ट तो हो गई जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी हो गई, इमेज की होगी। ठीक है, सेकंड वर्चुअल इमेज होगी, हमेशा रियल इमेज कभी नहीं होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सीधी बनती है, कभी आपकी इमेज उल्टी नहीं बनती, इरेक्ट इमेज होगी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल। आपके ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि आप अपने आप को देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है आप उसमें लंबे दिख रहे हो और सामने मिरर में छोटे दिखोगे, ऐसा भी नहीं होता। तो यानी कि साइज भी सेम रहता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि अगर जब आप अपने आप को देखते हो तो आपका जो राइट वाला हेड होता है वो आपको लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट वाला हेड आपको राइट दिखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जब आप लेटर लिखते हो, अल्फ़ाबेट्स को अगर आप मिरर्स में देखोगे तो मिरर में आपको वो उल्टे दिखेंगे। तो ये क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि जब आपने देखा तो आपका राइट साइड जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड था वो आपको लेफ़्ट दिखा इमेज में, और जो आपका लेफ़्ट साइड था इमेज का वो आपको राइट साइड दिखा इमेज का। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो साइज ऑफ इमेज के इक्वल होता है और इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होती है। अब देखो सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है और ये क्या है, नॉर्मल रेज है। ये क्या है, नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। मैंने क्या बनाई है, ये इंसिडेंट रे बनाई है और ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई है। तो इंसिडेंट को मैंने आई, मतलब कि यहाँ ये नॉर्मल है तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मैंने बनाया है एक रे और बनाई है मैंने, ये सरफेस है, प्लेन मिरर है, ये एक रे और बनाई है मैंने। यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से जा रही है उतनी ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो वापस रिटर्न हो रही है। ये चीज़ मैंने बनाई। ठीक है, तो मेरे को ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता, इस ऑब्जेक्ट से एक बार लाइट इधर गई और वापस इसके पास आ गई, दूसरी बार लाइट इस पर फॉल हुई और उसी एंगल से वो वापस आ गई, क्योंकि आपको पता है प्लेन मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा है। इसमें देख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो ये दो रेज हमने बनाई है, 2 इंसिडेंस रे है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब मेरे को इसकी इमेज बनानी है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो ये तो आगे जाके मीट करेगी नहीं, यानी कि पीछे की तरफ करेगी और पीछे की तरफ करेगी, मिरर के पीछे की तरफ अगर वो मीट करेगी यानी कि हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया और इस वाली रे की भी इमेज बनाने के लिए मैंने इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दिया। पीछे की तरफ ये जिस पॉइंट पर मिल रही है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और सेम डिस्टेंस पर होगी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जितनी ये डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज बन रही है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया डी, और ये पूरी क्या है, ओ एन है। ठीक है, प्रूफ करना है ए बी जो है वो इक्वल होगी बी डी के। ए बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बी डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये हमें प्रूफ करना है, इससे हमारी प्रूफ हो जाएगी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सही है अगर हम इस एक कैरेक्टरिस्टिक को प्रूफ कर देंगे।
तो सबसे पहले हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस में फॉलो होता है? प्लेन मिरर में। और ये भी कैसा है? प्लेन मिरर है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखो मैंने ये दो रे बना रखी है, ए बी और ये ओ एन, और यहाँ पर आपका मिरर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एंगल आई ए बी पैरेलल है ओ एन के। यस बिल्कुल है, ए बी पैरेलल है ओ एन के। ये बोल रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी होगा। देखो इस तरह से जेड बन रहा है, ये आपका मिरर वाला पार्ट है, इस तरह से जेड बन रहा है। जब भी दो रेस पैरेलल होती है और उसके बीच में जेड बनता है, देन वो उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल आई था और ये वाला आर था, तो जब ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। किससे? अल्टरनेट एंगल से। अब नेक्स्ट देखो ए डी कौन सा है? ये वाला मिरर के पीछे वाला। तो ये पूरा का पूरा ए डी और ये पूरा का पूरा ओ एन भी क्या है? पैरेलल है। अब देखो इसमें भी जेड बन रहा है, ये बन रहा है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। इसमें भी जेड बन रहा है, और कैसे बन रहा है? ये रहा। और यहाँ पर क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा। किससे? एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल 4, इसको हमने नाम दे दिया 4। तो एंगल 4 अब किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। तो एंगल 4 इज इक्वल टू आर, ये मैंने यहाँ पर यही लिखा है। नेक्स्ट जो ए बी रेज है वो फॉल हो रही है किस पर? एम डैश पर, यानी कि मिरर पे, प्लेन मिरर पे फॉल हो रही है। और किस तरह से फॉल हो रही है? परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। देखो मिरर के तो परपेंडिकुलर ही है ना। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताते तो वो तो 0 डिग्री था, क्योंकि जिस इंसिडेंस एंगल से वो आ रही है उसी से वो वापस जा रही है, यानी कि ये नॉर्मल है, किसके? पैरेलल है नॉर्मल वाले के। तो लेकिन मैं अभी आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि मिरर के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो मिरर के साथ तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल को हमने नाम दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया 3। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के एंगल है। तो हमने इन इक्वेशन को 1 2 3 4 नाम दे दिया। अब हमें जो प्रूफ करना है ए बी और बी डी, ये दोनों प्रूफ करने हैं। और कौन कौन से ट्रायंगल में है ये ट्रायंगल में है ए बी, और इसको हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ए बी सी और ये वाला बी डी सी। तो अगर हम इन दोनों एंगल को प्रूफ कर दें कि ये दोनों कौन से हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, तो यानी कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, मैथ्स में पढ़ा है आपने। फर्स्ट देखो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। एंगल आई इज इक्वल टू, पहले जो हमने यहाँ पर लिखा उसी को लिख रहे हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब इसमें देखो ये है, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल है? एक ये 2 वाला एंगल और एक ये 3 वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर ये डायग्राम दोबारा से बना देती हूँ। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ये वाले एंगल की बात करें। यहाँ पर ये एंगल 2 है, ये एंगल आई है, और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ये एंगल 2 एंड एंगल 3 ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों? 90 डिग्री से। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 4th। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 4। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। हमने प्रूफ किया था, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया था? हमें ये पता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है, और एंगल 4 जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 1st। ठीक है, 3rd पॉइंट BC इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि कॉमन है ये, और जब कॉमन होती है तो दोनों ट्रायंगल में ये दोनों के इक्वल हो जाएंगी।
तो BC इज इक्वल्स टू BC, रीज़न क्या है, कॉमन है। तो अब देखो ये क्या बन गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है और ये किससे हुआ है, एंगल एंगल साइड रूल से। ठीक है, सो बाय CPT हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था। देखो हमने ये बोल दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, तो AB इज इक्वल्स टू BD भी इक्वल हो जाएगा बाय एंगल एंगल साइड रूल से। ओके, यही आपको प्रूफ करना था। एक यहाँ पर मैंने लेटरल इन्वर्जन लिख रखा है, इसमें मैंने आपको बोला था राइट साइड जो है वो लेफ्ट दिखती है और जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखेगी, आपकी इमेज में वो राइट दिखेगी। तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है ना वो है एम्बुलेंस। क्या है, एम्बुलेंस। कभी भी आपने एम्बुलेंस को देखा होगा तो उसमें करैक्टर हमेशा उल्टे लिखे होते हैं, उसमें करैक्टर उल्टे लिखे होते हैं। लेकिन जब आप उसको मिरर से देखते हो, आपके जो साइड व्यू में जो मिरर लगा होता है साइड व्यू देखने के लिए, पीछे रियर व्यू देखने के लिए, तो उसमें आपको ये एम्बुलेंस सीधा दिखता है। क्यों, क्योंकि किसी भी लेटर को जब आप मिरर में देखोगे तो वो आपको सीधे दिखेंगे, उल्टे लिखे हुए हैं तो सीधे दिखेंगे, सीधे लिखे हुए हैं तो उल्टे दिखेंगे। तो इसीलिए वो पहले ही एम्बुलेंस में उल्टे करैक्टर लिख देते हैं ताकि जो लोग हैं वो पीछे रियर व्यू मिरर से देखें तो उनको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ देखे। अब कोई पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, अब आप पीछे मुड़ के तो देखोगे नहीं पूरा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, साइड उस साइड में जो मिरर लगा हुआ है उसी से देखोगे। ठीक है, तो उसमें जब आप देखोगे तो वो आपको एम्बुलेंस पूरा इस तरह से दिखेगा, लेकिन जब आप उसको विदाउट मिरर देखोगे तब आपको वो उल्टा लिखा हुआ दिखेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेटरल इन्वर्जन का भी एग्जाम्पल हो गया और ये आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, so this is all about your lecture. In this lecture we have studied about the mirrors, types of the mirrors. What is the types of the mirror? Plane mirror and the spherical mirror. And the spherical mirror is of two type, concave mirror and the convex mirror. ओके, नेक्स्ट हमने प्रूफ किया था कि जो मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट होगी। और क्या क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल, एंड जो इनकी डिस्टेंस होगी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज रखी होगी, और इसको हमने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।